हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेल्थ फंडास वेल्थ क्रिएशन। हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में अबाउट एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड एनएफओ। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे टू डू सब्सक्राइब आल्सो। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहा है, सारे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। डायनेमिक एसेट एलोकेशन विद रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, आइए जानते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है, बैलेंस है तो बेहतर है। हम जानेंगे ये बाकी फंड से ये क्यों बेहतर है। ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है जो रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग को फॉलो करेगा। इसका एनएफओ स्टार्ट हो रहा है 8 अक्टूबर को, क्लोज होगा 22 अक्टूबर को। ये इन्वेस्टर्स कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स देख सकते हैं? जो कि रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, घर के लिए प्लान कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए और मल्टीपल अदर यूजेस के लिए। तुम जानेंगे कौन कौन से कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इसका क्या ओवरव्यू हो सकता है। प्लस इसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड्स भी रखे हैं लास्ट में, जो कि उसके लिए आप बेटर उसको कोरिलेट कर सकते हैं, उसमें आपका सारा क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट जानते हैं एनजे की लीगेसी, एनजे ग्रुप के बारे में। तो एनजे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि बिल्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। इसके 1,15,000 प्लस करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहा है अक्रॉस इंडिया। ये काफ़ी ओल्ड ग्रुप है, 26 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, स्टार्टेड इन 1994। ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, जिसमें क्या है म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, बॉन्ड्स, एनपीएस, लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट और बहुत ही डिफरेंट अलग प्रोडक्ट्स में भी। देन एनजे ने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है अप्रैल 21 में इसको लाइसेंस मिला था। अर्लियर एनजे वाज मैनेजिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज सिंस 2010। इसमें 2800 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा था। एंड एनजे पीएमएस वाज फॉलोइंग रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी सिंस इट्स इंसेप्शन। और प्लस सेम फिलॉसफी को ये आगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी प्रेजेंट कर रहा है, जिससे कि बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसका फायदा उठा पाए। अगर हम फर्स्टली थोड़ा बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स कैसे इवॉल्व हुआ, तो 1990 में सेंसेक्स वाज 1048 रुपीज। 10 ईयर्स में 2000 में नियर अबाउट 4 टाइम्स हो गया, नियर अबाउट 3900। नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये फिर 5x रिटर्न सेंसेक्स ने दे दिए, 3900 से 20,500। 2020 में इसकी वैल्यू हो गई 47,000 और आज के सिनेरियो में 55 से 60,000 के नियर अबाउट सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। अब आप जानते हैं सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया? अगर मैं 1048 से 2020 तक की बात करता हूं तो अगर आप कुछ गेस कर सकते हैं कि सेंसेक्स ने कितने रिटर्न दिए और एफडी ने कितने रिटर्न दिए। अगर हमने सेम 1048 रुपये इन्वेस्ट करते, एफडी में 8% के अकॉर्डिंग रिटर्न जो मेरे वैल्यू आई है वो 10,545 आई है। वही सेंसेक्स में नियर अबाउट इसका 5 गुना पैसा बना है, 47,000। इसमें कितना परसेंट रिटर्न आया है? 15% सीच है, तो 7.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न आया। बट सब्सटैंशियल डिफरेंस क्यों हो गया? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया है। तो कई इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि मेरे को वन शॉट में अच्छा पैसा बना लूँ, बट अगर हम कंसिस्टेंट डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं तो भी हम अच्छा पैसा लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। देन अगर आप देखेंगे बैंक एफडी में 1,51 लाख करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, 151 लाख करोड़ इन 2021। तो काफ़ी सारा पैसा है। प्लस एफडी में आज की डेट में क्या हो रहा है? निगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर मैं बात करूंगा 6% एफडी का रिटर्न अगर 4.5-5% के आसपास है तो मेरे को नेगेटिव नेट ऑफ टैक्स नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। मेरे पैसे की वैल्यू भी नहीं मिल रही मेरे को। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नियर अबाउट 12 लाख करोड़ इज इन्वेस्टेड अपार्ट फ्रॉम ईटीएफ्स एक्सेट्रा। तो एक चीज ये देखी गई कि मार्केट तो रिटर्न बनाता है बट इंडिविजुअल इन्वेस्टर रिटर्न नहीं बना पाता। उसका लॉजिक ये है कि बिहेवियर गैप रहता है। निफ्टी ने 1999 से 14% सीएजीआर का रिटर्न बनाया वर्सेस एवरेज कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर ने 9% का रिटर्न बनाया। तो काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो गया, क्योंकि ये बिहेवियरल गैप है। हम जानेंगे आगे क्या हो रहा है, कैसे इन्वेस्टर रिएक्ट करता है। तो मार्केट, अगर मैं बोलूंगा कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करता, मार्केट अप डाउन चलता रहेगा। पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, आगे भी इसका रिएक्शन ऐसा रहेगा। ट्रेंड जो रहता है लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड रहता है, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी। अगर हमने हर्षद मेहता के टाइम का 1993 का डेटा देखें, 2001 का आईटी बूम के टाइम का देखें, 2008 का क्रैश के टाइम का देखें, तो सेंसेक्स पहले 1992 में था 4000 का, देन 54% का फॉल हुआ तो ये 2000 पे आ गया। देन 2000 में 5900 का था, ये 2600 पे आ गया, 56% फॉल। 2008 में 20,000 वाला सेंसेक्स 8,000 के आसपास आ गया, 60% फॉल। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि
स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर यूफोरिया जब रहता है, टॉप रहता है, वैल्यूएशन महंगे होते हैं, पी महंगा होता है, उस टाइम में वो इन्वेस्ट करता है, उस टाइम वो क्या है रिस्क को भूल जाता है। तो अपने को क्या है डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग करेंगे तो हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसी चीज को हम आगे देखेंगे, डायनामिक एसेट एलोकेशन के थ्रू आप कैसे पैसा बचा भी सकते हो और पैसा बढ़ा भी सकते हो। तो अगर हम बोलते हैं कि सेंसेक्स यहाँ भी नीचे आया था 1993 में, 2001 में, 2008 में नीचे गया था, बट आज की डेट में सेंसेक्स अप है। तो जनरली क्या देखा गया, डिक्लाइंस आर टेम्परेरी बट एडवांसेस आर परमानेंट। अगर लॉन्ग टर्म में आप चार्ट देखोगे सेंसेक्स का तो अप ट्रेंड में, बट शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी चलती रहेगी। तो ये चीज देखिए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक डेटा है 2007-8 का, 2008-9 का। तो ये जब मार्केट अप ट्रेंडिंग में चल रहा था तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 1,37,000 करोड़ रुपए आए और नेट इनफ्लो रहा 52,000 करोड़ का, वर्सेस जब मार्केट में 2008 में मार्केट सस्ता हुआ तो खाली 35,000 करोड़ आया और इक्विटी में नेट इनफ्लो कितना हुआ 4,000 करोड़। तो यहाँ भी बिहेवियरल गैप है। लोग जब मार्केट अनरीजनेबल वैल्यूएशंस पे था तब तो लोग खरीद रहे थे, क्योंकि वो रिस्क को भूल जाते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंडिंग रहता है, पी महंगा होता है, तब वो रिस्क को भूल जाते हैं। बल्कि जब मार्केट सस्ता था तब लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करा, बट आइडली इस सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने चाहिए थे। तो की लर्निंग्स क्या है इसमें कि जब मैक्सिमम मनी तब इन्वेस्ट होता है जब मार्केट अनरीजनेबल वैल्यूएशंस पे होता है। लोग फियर, ग्रीड और साइकिल्स ये चलते रहते हैं। एसेट एलोकेशन की खाली हम बात करते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। परसेप्शंस और रियलिटी ऑफ रिस्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स है। इन्वेस्टर जो है इरैशनल डिसीजन लेता है और रिफोरिया के टाइम में ही इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम बात करते हैं कोई किसी ने कंसिस्टेंटली धीमे धीमे इन्वेस्ट किया, एक बार में सारे पैसे नहीं बनाए, तो उसने सेंसेक्स में स्टिल 5x के रिटर्न्स बना लिए। तो अब इस चीज को बचने के लिए हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, दैट इज डायनेमिक एसेट एलोकेशन। डायनेमिक का मतलब जो कीप्स ऑन चेंजिंग, एसेट एलोकेशन का मतलब इक्विटी और डेट में जो चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग। मार्केट सस्ता हो तो इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा लें, मार्केट महंगा है तो इक्विटी पोर्शन कम कर लें, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स करते हैं। तो ऐसे ही एनजे का डायनेमिक एसेट एलोकेशन का जो पोर्टफोलियो वो इसी मॉडल पे काम करता है। जो एनजे का पीएमएस पहले काम कर रहा था, जैसे ये 2011 से 2021 तक का डेटा है कि जब मार्केट में तो एनजे ने ये देखा कि इन्वेस्टर्स गलती कर रहे हैं तो उसने पीएमएस में डायनेमिक एसेट एलोकेशन विद रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग लॉन्च किया। तो वहां पर इक्विटी में जब मार्केट सस्ता था, मतलब निफ्टी का पी 17 का था, तो इसने 90% पैसे इक्विटी में रखे, तब निफ्टी सेंसेक्स 15,000 ट्रेड कर रहा था। फिर जब 2014 इलेक्शंस के टाइम में मार्केट महंगा हो गया, सेंसेक्स 24,000 का हो गया, पी 17-18 के आसपास, तो यहाँ एलोकेशन कम कर लिया। फिर 2018 के आसपास मार्केट और महंगा हो गया, 23 का पी है, तो अब 35% इक्विटी करना। तो आप ये देख रहे हैं कि जब मार्केट महंगा हो रहा है तो एसेट हमारा मॉडल जो है वो थोड़ा अपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि रिस्क है तो अभी एलोकेशन कम करना है। मार्च में कोविड के सिनेरियो में जब बाकी सारे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो डाउन हुआ था, बट एनजे का पोर्टफोलियो बच गया। बच क्यों गया? क्योंकि हमने पहले से इक्विटी एलोकेशन कम था और जब मार्केट नीचे गया तो इक्विटी एलोकेशन 70% कर लिया। और आज के अगर जुलाई की बात करूंगा तो एसेट एलोकेशन नियर अबाउट 40 to 60, जबकि पी 31 का ट्रेड कर रहा है। तो इस चीज को करते हुए परफॉर्मेंस ऑफ डायनेमिक एसेट एलोकेशन पीएमएस में 12% का रिटर्न दिया 10 साल में एवरेज, जिसमें इक्विटी 100% ना रख के 50% ही रखा। जनरली लोग क्या सोचते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, बट मार्स एनजे क्या करता है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन को कम इक्विटी में एक मॉडरेट रिटर्न देने के लिए ट्राई करता है। तो अब हम जान लेते हैं एनजे म्यूचुअल फंड की जर्नी को, जो मैंने आपको बताया 2010 में पीएमएस लॉन्च हुआ था, ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के काम कर रहे हैं। 2021 में एनजे इज नाउ आल्सो म्यूचुअल फंड, अब एनजे भी अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं, जो कि ये प्रेजेंटिंग एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन पे काम करेगा विद रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो फिलॉसफी क्या है एनजे एसेट मैनेजमेंट की? सिंपल होना, कि हम ऐसा नहीं होता है कि हमें कॉम्प्लेक्स चीज करेंगे तभी हम अच्छा रिजल्ट पाएंगे। एनजे का फिलॉसफी क्या है कि हम सिंपल चीज करो, डिसिप्लिन वे में करो, रूल के साथ काम करो, तो आप एक अच्छा गोल की तरफ अचीव कर सकते हैं। अब रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग जान लेते हैं क्या होता है। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के कई सारे नेम्स है, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग, अल्फा, एंड बहुत डिफरेंट टेक्निक्स है। तो अभी इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन और बहुत सारी चीजों का के थ्रू ही पोर्टफोलियो आइडेंटिफाई होता है। जानेंगे कैसे काम करता है ये। तो जनरली
इन्वेस्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में जहाँ फंड मैनेजर डिस्क्रिशनरी मैनेजमेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्टिव पोर्टफोलियो, एक आइडेंटिफाई करता है पोर्टफोलियो कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए। देन देयर इज पैसिव मैनेजमेंट की इंडेक्स फंड। तो एनजे हैज बॉट रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, जो कि इन दोनों का इन बिटवीन है, जो कि पैसिव की कुछ जो अच्छी बेनिफिट्स है उसको एक्ट करेगा, प्लस एक्टिव रिटर्न्स के लिए भी एसेट एलोकेशन के थ्रू ट्राई करेगा कि देखो ज़्यादा एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट हो विद कंपैरेटिवली बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। सो अगर हम बोलते हैं मेरी बॉडी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है एज ए न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें क्या चाहिए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ चाहिए। ऐसे अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए कि जिसमें वोलेटिलिटी कम हो, मतलब उठापटक कम हो, क्वालिटी अच्छा हो, वैल्यू हो और मोमेंटम हो। तो वैल्यू के भी इसमें क्या बोलता हूँ कि जिसका मेरा स्टॉक का प्राइस जो है सस्ता है, अच्छे रेट पे मैंने मान लिया, जो कि अच्छा फंडामेंटल्स है, प्राइस टू बुक, कैश फ्लोज अच्छे हैं, बुक वैल्यू एडिक्वेट है उसका। क्वालिटी के प्लान से बोलूँगा कि जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है, डेट लो है, मोमेंटम भी हो, चेस करे, वोलेटिलिटी, अपने को रिस्क जो है फैक्टर कम है। देन यही चीज़ को देखते हुए मोमेंटम के रिगार्डिंग मूविंग एवरेजेस को ट्रैक करेगा। देन क्वालिटी में फ्री कैश फ्लोज, डेट इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छी कंपनीज को भी पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे और जो अच्छी कंपनी नहीं होगी उसको नहीं रखेंगे। प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक की बेसिस में जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है वो ही पोर्टफोलियो में शामिल होगा। जस्ट लाइक अगर मैं क्रिकेट टीम में एक अच्छा प्लेयर को शामिल कर रहा हूँ तो उसके बेसिस कैलकुलेट करते कि अच्छा टीम तभी बन सकता है जब मेरे सारे प्लेयर्स में कुछ ना कुछ अच्छे हैं, तो उसमें अपना डिफरेंट कैटेगरी के प्लेयर्स होने चाहिए। देन ये देखा गया है कि फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग ने एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दिया है। ये S&P यूएस का डेटा है, S&P 500 का बेंचमार्क का, तो 1995 से डेटा है 2011 का, तो 2021 का। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट पैरामीटर्स है, तो यहाँ पर क्वालिटी, लो वोलेटिलिटी, मोमेंटम और इनहैंस वैल्यू ने ज़्यादा रिटर्न दिया है वर्सेस बेंचमार्क। तो मतलब ये फैक्टर्स के थ्रू जो अगर इन्वेस्टमेंट्स करें तो ज़्यादा रिटर्न आया है। तो अब इसमें फैक्टर रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स करते हैं, रूल्स लिखते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देन रीडिफाइन करते हैं रूल्स एंड देन फिर से उसको टेस्टिंग करते हैं सो दैट हम एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएँ। देन प्री डिफाइंड रूल्स रहेंगे, बैक टेस्ट रहेगा, कोई फंड मैनेजर का बायसनेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा। एंड देन हम जान लेते हैं कुछ तरह के इन्वेस्टर्स के लिए कि नॉर्मली क्या इन्वेस्टर क्या करता है, वो हाई लेवल पे बाय करता है, सेल लेवल पे, लो लेवल पे सेल कर देता है। वो उसको पता नहीं रहता है, जब मार्केट यूफोरिया चल रहा होता है तभी वो ज़्यादा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करने लगता है। वर्सेस जो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब मार्केट सस्ता है तो लो लेवल पे बाय करेंगे, हाई के सिनेरियो में या तो सेल करेंगे या फिर अपना एसेट एलोकेशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। तो सेंस सारे स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं है तो इन्वेस्टर जो है एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड ऑप्ट कर सकते हैं। अब बैलेंस एडवांटेज फंड्स के बेनिफिट्स क्या है, ये एक ऑल वेदर फंड है। ऑल वेदर मतलब सारे मार्केट सिनेरियोज में ये काम करेगा। आपको अभी के सिनेरियो में कई लोग पूछते हैं कि मार्केट महंगा है, अभी पैसे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, तो इसमें क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑल वेदर फंड है। अब ये सारा पैसा इक्विटी में नहीं रखे, कुछ पैसा भी इक्विटी में रखेगा। नहीं जब मैं बात करता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 40-50% पैसा इन इक्विटी एंड बाकी इन डेट, आर्बिट्राज, G-Secs एक्सेट्रा। देन तो लमसम पैसा भी इसमें डाला जा सकता है। देन एक्टिव इन रूल बेस्ड मैनेजमेंट रहेगा जहाँ पर एसेट एलोकेशन डिफाइंड रहेगा। टैक्स इंसिडेंट्स कम रहेंगे। टैक्सेशन आपका कम क्यों होगा, क्योंकि इसका टैक्सेशन इक्विटी का है। इक्विटी के टैक्सेशन में क्या होता है कि अगर 1 साल से ज़्यादा का है तो अप टिल 1 लाख रुपीज़ तक का प्रॉफिट जो एग्जेम्प्ट है, आफ्टर दैट 10% लॉन्ग टर्म रहेगा। वर्सेज अगर कोई एफडी में इन्वेस्ट कर रहा है, एफडी में उसका टैक्स 30% का रिटर्न आता है एफडी में भी, और उसका रिटर्न्स भी नेट ऑफ टैक्स बहुत कम होता है और उसको इन्फ्लेशन का बेनिफिट, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी नहीं मिलते। आपकी वोलेटिलिटी क्यों होगी, बेटर रिस्क रेट, क्योंकि ये मैनेज करेगा, रीबैलेंसिंग करके उसको वोलेटिलिटी को मैनेज करेगा। प्लस कई इन्वेस्टर मेरे से पूछते हैं कि क्या ये इसका टैक्सेशन इक्विटी वाला रहेगा, क्योंकि अगर इक्विटी मेरा कम है फिर भी तो इसका, बिकॉज बैलेंस पैसा आर्बिट्राज में रखेगा। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, रिस्क फ्री रहता है। फ्यूचर्स में सेल करके कैश में बाय करके फ्यूचर्स में सेल, लाइक दिस, तो दैट्स अ रिस्क फ्री अमाउंट।
अब एनजे का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या रहेगा कि एनजे रूल्स बेस्ड एक्टिव एसेट एलोकेशन करेगा, मार्केट इंडिकेटर्स को देखेगा कि इक्विटी का मार्केट कैसा है, वैल्यूएशंस कहते हैं कैसे है, लॉन्ग टर्म जीसेक यील्ड क्या चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक में मार्केट में लिक्विडिटी है, ओवरनाइट रेट्स क्या चल रहे हैं, ऑन दैट बेसिस देयर विल बी एसेट एलोकेशन। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो सोचते हैं, उनको डर क्या लगता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मेरे से मिस ना हो जाए मार्केट का रैली। और फिर कुछ क्या सोचता है कि मैं क्या रिस्क लूँ, कंजर्वेटिव रहूँ, एग्रेसिव रहूँ, कि मेरे पास इक्विटी कितना होना चाहिए, डेट कितना होना चाहिए। उन सारे इन्वेस्टर्स के लिए जो सॉल्यूशन हो सकता है वो एनजे बैलेंस एडवांटेज, बिकॉज वो सारी चीज़ों को के ध्यान में रखता है। देन फीचर्स क्या है इसके, एक डायनेमिक एसेट लोकेशन पे काम करेगा, इन मल्टीपल ऑफ 500 आप लगा सकते हैं। अगर आप 1 मंथ से पहले स्विच कर रहे हैं या रिडीम कर रहे हैं तो 1% का एग्जिट लोड, एंड आफ्टर दैट नेल। जनरली इक्विटी में वैसे तो 1% का एग्जिट लोड रहता है। अब इसमें SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, वो सारे भी अवेलेबल हैं। अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, मान लो 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, वट एवर बी द अमाउंट, तो वहाँ से वो लमसम अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। लेट सपोज 5 to 7% से ज़्यादा एनुअल विड्रॉल्स नहीं होने चाहिए। एफडी में क्या रहता है, एफडी में आपको बैलेंस एक ही जैसा दिखता रहेगा, बट डेट फंड्स इन कैटेगरी के फंड्स में आपको शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा जनरली रिटर्न दिखता है। आइए हम जान लेते हैं कि एनजी की एसेट मैनेजमेंट टीम के बारे में। तो मिस्टर राजीव शास्त्री जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उनको 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, और डायरेक्टर एंड CEO है। इनकी काफ़ी बिग टीम है, एंड दे आर एक्सपर्टाइज इन डेटा क्रंचिंग एंड ऑल। अब एनजे का फिलॉसफी क्या है, एनजे क्या करता है, सिंपल आइडिया को सीरियसली टेक करता है, कि चाहे वो एसेट एलोकेशन हो, SIP हो, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग हो, तो इसमें इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हुए हैं। आइए जान लेते हैं हम इस फंड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं। तो अगर आपके पास एनजे ईवेल्थ मोबाइल ऐप और वेबसाइट है तो उसके थ्रू आप ट्रांजैक्ट पे जाएंगे, ट्रांजैक्ट पे क्लिक करके म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर आता है, म्यूचुअल फंड, स्मार्ट स्टॉक्स, NPS, पब्लिक ऑफर, इक्विटी IPO, न्यू पेंशन स्कीम, इसमें से आपको म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड्स क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है NFO, न्यू फंड्स ऑफर। न्यू फंड्स ऑफर में आप क्लिक करेंगे, देन इसमें आपको हाइब्रिड क्लिक करना है, इसमें बैलेंस एडवांटेज फंड आपको मिल जाएगा। ट्रांजैक्ट पे क्लिक किया, ट्रांजैक्ट पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपको SIP करना है या NFO परचेज करना है, तो आप लमसम में इसमें फंड्स परचेज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ SIP का। यू कैन मेंशन टेन्योर, हाउ मच यू लाइक, 5, 7, 10 years, वॉट एवर विद दम। देन आइए जान लेते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेते हैं, जो मैंने आपसे पहले बोला था। इससे आपके बहुत सारे डाउट्स जो स्टिल हैं वो क्लियर हो जाएंगे, प्लस ये भी समझ में आ जाएगा आपको इस फंड के बारे में कितना पता चला। व्हाट इज NJBAF? इट इज वेदर इट इज अ 100% इक्विटी फंड। आंसर इज नो, ये 100% इक्विटी फंड नहीं है। इसमें इक्विटी, डेट, जीसेक सब में आर्बिट्राज में इन्वेस्ट होता है। तो क्या हमें सारा का सारा पैसा, वेदर एंटायर पोर्टफोलियो शुड बी इन स्मार्ट बीटा फंड्स, क्या हमें सारे पैसे इसमें डालने चाहिए? आंसर इज नो। अपने को एक बैलेंस टाइप का अप्रोच रखना चाहिए, कुछ पैसे इक्विटी, स्टॉक, डेट, सेविंग, गोल्ड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, तो डिफरेंट कैटेगरी में अपने को इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। वेदर प्लस अगर मैं बात करूं कि जो एक आइडियल इन्वेस्टर है जिसको मार्केट में चीज़ें नहीं पता, उन कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर लॉन्ग टर्म। क्या एसेट एलोकेशन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है? आंसर इज येस। चाहे उसका एज 20 ईयर्स है, अभी वो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए उसने अभी कमाना स्टार्ट करा, एसेट एलोकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। अब डायनेमिक, व्हाट इज डायनेमिक एसेट एलोकेशन? एसेट एलोकेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि एसेट एलोकेशन फिक्स रहता है या चेंज रहता है? तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन का मतलब कि एसेट एलोकेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज रहता है। तो आपको बार बार ये नहीं देखना कि मार्केट कब महंगा है या सस्ता है, ये ऑलरेडी फंड ऑटोमेटिकली इसको बैलेंस करता रहता है। तो ये ऑल वेदर फंड है। तो क्या कुछ डज सम पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी इन स्मार्ट बीटा फंड? आई ऑलरेडी टोल्ड कि हाँ, कुछ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि एक कैटेगरी, एक इमर्जिंग कैटेगरी है। इंडिया में इसमें काफ़ी कम एक्सप्लोर किया गया है, अब फॉरेन कंट्रीज में इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, तो अपने को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब जनरली बोला जाता है म्यूचुअल फंड सही है, या फिर अगर मैं बोलता हूँ बैलेंस एडवांटेज, एनजे बैलेंस एडवांटेज सही है, तो सही किसके लिए है? 20 से 30 ईयर्स वालों के लिए, 30, 40, 40, 50, 50, 60 या रिटायरीज? तो आंसर इज यस, सबके लिए सही है, फॉर ऑल।
बट आपको क्या देखना है उसके लिए कि आपका रिस्क रिटर्न एपेटाइट, टाइम हॉराइजन, आप कितना पैसा इक्विटी में रख सकते हो, आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या, उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं कि कितना आइडियल एलोकेशन होना चाहिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पिंग और कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो. प्लस आपको स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी देखने चाहिए. देन SWP ऑप्शन क्या है इसमें अवेलेबल है? आंसर इज येस. कोई अगर 10 लाख 20 लाख डालता है, वट एवर ये एक्स अमाउंट जो डाल रहा है वो सिस्टमैटिकली हर मंथली अपने अकॉर्डिंग विड्रॉ कर सकता है. मान लो अगर किसी 10 लाख डाले 6% विड्रॉ कर रहा है तो हर मंथली 5,000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकता है. बट जनरली क्या रहता है, उस 5-7 साल के लिए पैसे इन्वेस्टेड रहने चाहिए. टैक्स एफिशिएंट में FD या बैलेंस एडवांटेज फंड में कौन सा बेटर होगा? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बैप ज़्यादा बेटर होगा. बैलेंस एडवांटेज फंड बेटर क्यों होगा? क्योंकि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देगा. यहाँ पर आपको इक्विटी का टैक्सेशन मिलेगा, 1 साल से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है एग्जेम्प्ट है. क्या नया इन्वेस्टर अमाउंट डाल सकता है? हाँ यस, क्योंकि आपको ऑल वेदर फंड डाल सकता है, बट आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है. ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है? आंसर इज ओपन एंडेड फंड है. क्या कोई लॉक इन है? यस. 30 डेज का अगर मैं बात करूँगा, 30 डेज के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं. कि अब फिर जान लेते हैं क्या 100% इक्विटी ज़्यादा वोलेटाइल होता है या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन? आई विल से 100% इक्विटी ज़्यादा वोलेटाइल है. डायनेमिक एसेट एलोकेशन में इक्विटी पोर्शन कम है तो उसकी वोलेटिलिटी जो है वो कम रहेगी. अब एक चीज़ जान लेते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स. तो जनरली लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे को ड्रीम हाउस चाहिए, मेरे को अपने बच्चों की मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए. तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि अगर एक म्यूचुअल फंड 10% का रिटर्न देता है तो वो कितना इसमें फंड्स बन सकते हैं, और कोई FD में 5% बनता है तो कितना. ये जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन है, इट्स फॉर इलस्ट्रेशन ओनली. तो 25 लाख अगर डालते हैं कोई 5 साल के लिए तो FD में 5% पे 31 लाख बनता है. वही 10% का म्यूचुअल फंड जैसे एवरेज कैटेगरी में जो पास्ट रिटर्न्स दिए हैं उसके बेसिस पे 40 लाख. 25 लाख 10 साल के इन्वेस्ट किया तो 5% अकॉर्डिंग 40 लाख और 10% अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है 68 लाख. वही 15 ईयर्स में इसकी वैल्यू 51 लाख की वैल्यू 1 करोड़ हो जाती है. सब्सटैंशियल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इसकी ऐसी बात देखते हो. जनरली पास्ट रिटर्न्स आर नॉट अ बेंचमार्क, बट स्टिल मार्केट्स कितना रिटर्न देती है, जैसे जो ग्लोबली दिया है मार्केट ने वो इन्फ्लेशन प्लस 4% 5%. जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन प्लस 7% भी रिटर्न मिला. अगर इन्फ्लेशन अगर 6% का है या 60% का तो इक्विटी मार्केट से 14% भी रिटर्न दे. तो अपने को एज अ पॉइंट वाइज रिटर्न नहीं देखना चाहिए. अपना ये होना चाहिए कि मेरी एटलीस्ट परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन से ज़्यादा मेरे को रिटर्न मिल जाए एज इन अ लॉन्ग टर्म. That's all from my side. If you have any query, you can ping or contact me, or if you want to cover any other topic, I will be happy to guide. Thanks for watching. Bye.